हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर 5 कर रहे हैं और आज जो है इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4। इसे जो है ऐच्छिक एक्सरसाइज मतलब ये कहा जाता है कि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, मतलब नहीं आएगा, लेकिन वो सॉरी सही नहीं है का मतलब ये था कि नहीं है, दृष्टि से नहीं है, लेकिन इसमें से जो है फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। और आए भी क्यों ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे क्वेश्चन जो है वो ऐच्छिक यानी एक्सरसाइज 5.4 में जो हमारी किसी भी चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज होती है उसी में ही सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जामिनर जो है हमारा, जो एग्जाम में कई बार बोर्ड के सवालों में ये आ भी चुके हैं, तो हम इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ सकते। तो इसमें जो है हमें दे रखा है एपी जो है 121, 117, 1113 और का कौन सा पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ संकेत दे रखा है, एग्जाम में आपको संकेत बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सीरीज मिलेगी और सीरीज में जो है हमें पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना होगा। पहला ऋणात्मक पद यानी जो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगी। क्योंकि निगेटिव टर्म क्यों? क्योंकि सीरीज में देखो आप दो दो इसमें जो है चार चार नंबर घटता जा रहा है, फिर 4 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -4, तो एक ऐसे वो आएगा कि हमें पहला ऋणात्मक पद बताना है कि कौन सा ऋणात्मक पद पहला जो होगा। तो हमारी एक्सरसाइज हुई क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है? हमें एपी दे रखी है। एपी में हमें दे रखा है कि 121 और उसके बाद है 117, उसके बाद 113 और उसके बाद डॉट 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 दे रखा है। और हमें जो है एन का मान ज्ञात करना है जो पहला ऋणात्मक पद हो। तो ए बराबर प्रथम पद कितना है हमारा 121, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। डी, डी का क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, कितना आ गया -4। डी बराबर -4। हमने मान लिया पहला जो ऋणात्मक पद है वो एनवा पद है। एनवा पद पहला ऋणात्मक पद है, पहला ऋणात्मक पद है। ठीक है। अब देखो ऋणात्मक पद होगा तो सीधी सी बात है कि वो जो है जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा यानी ए एन जो है, जो एनवा पद है वो जीरो से छोटा होगा। तो हमें जो है एन की वैल्यू निकालनी इसी का यूज़ करते हुए। तो ए एन लेस देन जीरो ले लेंगे क्योंकि हमने ऋणात्मक पद माना है। तो ए एन जो है वो लेस देन जीरो, ऋणात्मक जो होता है वो जीरो से छोटा ही होता है। हमें पहला पद लेना है तो हम वैल्यू रखेंगे अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फार्मूला रखेंगे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 121 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो एन -1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 लेस देन जीरो। अब हम क्या करेंगे 121 को इधर से उस तरफ भेज देंगे, यानी n-1 और ये -4 लेस देन, जब ये 121 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -121। ठीक है, क्या हुआ -121। अब जो है हम -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4n और प्लस का हो गया हमारे पास 4 लेस देन -121 -4n। अब जब ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4। अब इसमें हम क्या करेंगे -4n लेस देन, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -125। अब देखो इसमें यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, मतलब लॉजिकल चीज़ है कि ज़्यादातर बच्चे जो है इसे लेस देन के निशान को जो है हम क्या सोचते हैं कि ये बराबर की तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन ये बराबर की तरीके से ट्रीट नहीं होने का। इसमें मतलब अगर जो आपने ये मल्टीप्लाई में 4 जो है -4 को डिवाइड में कर दिया तो गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे इस -4n को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, -125 को इसके जो हमारा निशान है ग्रेटर देन का इसे इस तरफ लाएंगे तो ये जब ये माइनस वाला इससे इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 125। और इसी तरीके से ये जब माइनस का 4n इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4n। अगर जो आपने ऐसा करा, मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं -4n, हमारे पास ये लाइन थी माइनस के 125, तो वे क्या करते हैं कि n को जो है इस माइनस उसको जो है हम नीचे भेज देते हैं -4 और फिर 4 से माइनस काट देते हैं, जो कि सवाल गलत हो जाता है आपका। अब गलत कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा कि -3 जो है वो ग्रेटर देन होगा -5 से, होगा नहीं होगा। लेकिन अब अगर जो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस से माइनस काट दें तो ये क्या होगा -3 ग्रेटर देन 5। क्या ये बात सही है? ये बात गलत हो गई, रॉन्ग। -3 -5 से बड़ा था, सही बात है, लेकिन 3 जो अब जब हम माइनस से माइनस काटेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। माइनस से माइनस नहीं काटना है, -3 को उधर भेजना है और 5 को इधर भेजना है। अब देखो जो हम कर रहे हैं वो मैं क्या कह रहा हूँ कि -5 को हम इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5,
निशान ऐसे ही, -3 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +3। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम -125 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 125, माइनस के 4n को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4n, निशान को ऐसा का ऐसे रहने देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जब हम माइनस से माइनस कट करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब माइनस से माइनस कट होता है तो ये निशान पलटी मार देता है, यानी इधर से इधर पहुंच जाएगा, तो हम सही करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये ध्यान में नहीं रहता, माइनस से माइनस नहीं कट करना है। आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं कि दोनों को इधर उधर भेजो, इसमें कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है आपको, माइनस की कटिंग करने की जरूरत नहीं, नंबर को पूरे को इधर से इधर भेज दो। जब इधर से इधर भेज दोगे निशान वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जब हमने माइनस के 125 को इधर भेजा तो ये प्लस का 125 हो गया, माइनस के 4n को उधर भेजा तो प्लस का 4n हो गया। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4n ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन 125। अब ये मल्टीप्लाई में 4 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे हम भेज देंगे डिवाइड बाई 4, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती है उसे हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसलिए हमने 4n को इधर रख लिया। अब देखो मुंह खुला हुआ, यानी ग्रेटर देन का निशान 4n की तरफ था, यानी 4n ग्रेटर देन 125, वही चीज़ हो गई। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया। अब 4 से हम इसे काटेंगे, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, अब यहाँ पर 1 बचा, 4 2 दा 8, 4 5 दा 25, यानी n जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है 31.25, यानी n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। n की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता रखा है, n की वैल्यू जो है हमेशा होल नंबर होगी या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक होगी, धन पूर्णांक। तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अब पॉइंट में हमें तो ये सीरीज दे रखी है, सीधी सी बात है, लेकिन हमें पहला ऋणात्मक पद निकालना है। तो 31 पद तक तो सीधी सी बात है हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन 31 के बाद वाला जो नंबर होगा, 31 के बाद वाला जो है वो पहला ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमने जो है ए एन लेस देन 0 माना था, यानी एन का मान 0 पहले ऋणात्मक पद के लिए निकाला था हमने। तो एन बराबर 32 जो है हमारा वो आंसर होगा, एन बराबर 32 आंसर होगा कि 32वां पद जो है वो पहला निगेटिव यानी फर्स्ट ऋणात्मक पद होगा, एन बराबर 32, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई। बस इसमें एक चीज़, बस ज़्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, ए एन बराबर लेस देन 0 लेके चलते हैं, सब चीज़ें सही करते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन एक तो अगर जो इसे डिवाइड में भेज दिया तो भी गड़बड़ करोगे। इसीलिए सीधी सीधी मल्टीप्लाई, जहाँ भी ये निशान आए ना, आपको ये ध्यान रखना है कि इधर उधर भेजना है, निशान को ऐसे रखना है। ये नहीं कि हमने माइनस को इसे डिवाइड में कर दिया, डिवाइड डिवाइड वगैरह कर नहीं करना है, इधर से उधर दोनों तो उलट पुलट करते रहेंगे हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर दे रखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे पद को हम किससे डिनोट करते हैं, A3 से, और सातवें पद को A7 से, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है हमें, 6 बराबर 6। ठीक है, उसके बाद और इनका गुणनफल, गुणनफल A3 इंटू A7, वो किसके बराबर दे रखा है हमें, 8 के। हमें एपी के 16वें पद का योग ज्ञात करना है, यानी S16 का आगे क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, दोनों को सॉल्व करके हम ए एंड डी की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे S16 की। चलिए तो A3 की वैल्यू लगाए, फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले उसमें A7 के लिए लगा देंगे a प्लस एन की वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस वन इंटू डी, और बराबर हो गया 6 के। ठीक है, अब जो है यहाँ पर a प्लस ये a और a कितना हो जाएगा 2a, a के 2a, यहाँ पे 3d में से जब 1 जाएगा तो बच जाएगा 2d, प्लस यहाँ पे 7 में से एक जाएगा बचेगा 6d बराबर 6, यानी 2a प्लस 2d और 6d कितने हो जाएंगे 8d इजिकल टू 6। सब में देखो दो दो कॉमन आ रहा है, दो दो, तो सब में पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 चौक 8 d प्लस 2 तिया 6, पूरे उसको 2 से काट दिया हमने, 2 से 2 चौक 8 कर दिया, 2 तिया 6 कर दिया, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर रह गया हमारा आंसर, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d। ठीक है, अब जो है दूसरी समीकरण हम इससे बनाएंगे, दूसरी समीकरण क्या बनेगी A3 इंटू A7 बराबर 8, इनकी प्रोडक्ट दे रखी थी हमें, तो दूसरी सिचुएशन से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस वन, यानी 3 माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी और बराबर 8 के आ गया, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d
पहले ब्रैकेट में और a प्लस 6d दूसरे ब्रैकेट में बराबर 8। अब जो a की वैल्यू हमने यहाँ पे समीकरण 1 से निकाली थी वो इस समीकरण में यहीं पे पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 3 माइनस 4d। तो ये हो जाएगा a की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 माइनस 4d और ये प्लस का 2d। इसी तरीके से a की जगह क्या रख देंगे हम 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d और प्लस के 6d इजिकल टू 8। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हमने इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए यहाँ पर a की जगह पर ये रख दिया है। तो ये हो जाएगा 3, अब माइनस के 4d प्लस के 2d, तो निशान आएगा बड़े वाले का यानी माइनस के 2d। इसी तरीके से 3 यहाँ पर प्लस का 3 एक है और उसके बाद माइनस के 4d है प्लस के 6d, तो प्लस का निशान आएगा यानी प्लस का 2d बराबर 8। अब ये a माइनस 2d और a प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2d, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। तो हमें दे रखा है हमारी इक्वेशन क्या आ गई 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d यानी a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a का वैल्यू हो गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2d का स्क्वायर इजिकल टू किसका है 8 के। 3 का स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4d स्क्वायर इजिकल टू 8। तो माइनस 4d स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 8, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, माइनस 4d स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस 1 कैंसिल, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4। तो d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। स्क्वायर रूट जो है हमेशा प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू देता है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2, यानी d की दो वैल्यू हो गई प्लस 1/2 और माइनस 1/2। तो d की जगह पे जब हम लेंगे इफ d बराबर प्लस 1/2, अब d की दो वैल्यू आई है तो d के लिए हमें एक यहाँ पर इसमें समीकरण में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक हमारी क्या है समीकरण 1 थी a बराबर, हमें a की वैल्यू निकालनी तो a बराबर 3 माइनस 4d। तो a 3 माइनस 4 और d की जगह पाएगा 1/2, 2 से काटेंगे 2 टू द 4 यानी 3 माइनस 2, तो 1 आ गया, a बराबर आ गया हमारे पास 1, a बराबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे d की वैल्यू जो है हम माइनस 1/2 रखेंगे, या फिर पहले हम इन दोनों की हेल्प से ना S16 निकाल लेते हैं। हमें S16 चाहिए ना, तो S16 निकालेंगे हम S16 यानी n/2 यानी हो जाएगा 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर हमने 16 रख दिया पहले क्योंकि 16 लिखा हुआ था, 2 8 द 16। अब a और d की वैल्यू रख देंगे हम, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 में से एक जाएगा कितना बचेगा 15, और d की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 15/2। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 प्लस 15। तो ये हो जाएगा 2 से भी से काट सकते हैं हम, 2 4 द 8 यानी 4 इंटू 15 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 नम 36 का 86 लगे 3, 4 कम 4 और 3 7, 19 चौक 76, यानी जो हमारे 16 पदों का योग है वो 76 आ गया। ये कब आया है जब हमने d की वैल्यू 1/2 ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इफ d बराबर माइनस के 1/2, यदि d का मान माइनस 1/2 है तो अब हम a का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है a बराबर 3 माइनस 4d। अब d की जगह पर हम क्या रखना है माइनस की वैल्यू, यानी d बराबर जाएगा माइनस 1/2, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अब ये 3 माइनस की माइनस से गुणा प्लस हो जाएगी और ये 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और d की वैल्यू माइनस 1/2। तो अब हम जो है आगे क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे S16 जो हमसे 16 पदों का योग पूछा गया था। फिर फार्मूला रखेंगे n/2 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, 8 2a, a की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने यहाँ पर 5, क्योंकि जब हमने d की माइनस 1/2 रखी है तो a बराबर आ गया हमारे पास 5, तो a की जगह पे 5 रख दिया, प्लस 16 में से एक गया कितना बचा 15 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 1/2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 की 2 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये प्लस माइनस माइनस के 15/2, 15 की 1 से गुणा 15 और नीचे वाला 2 ऐसे ही। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में
2 एलसीएम आ गया, तो ये 2 धाई 20 माइनस 15, 2 से इसे काट देंगे, 2 चौक 8 यानी 4 गुणा 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 चौक 20 यानी S16 आ गया हमारे पास 20। तो इस तरीके से हमारे 16वां पदों की इसमें 2 आंसर होंगे, एक होगा 76 और एक होगा 20। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक सीढ़ी के किरमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति भी दे रखी है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। मतलब हर डंडे की लंबाई ना किरमागत रूप से घटती जा रही है, यानी 45 है, इसके बाद कुछ और होगा, इसके बाद कुछ और, थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2 से ही 1/2 मीटर हो, यानी जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे वाला डंडा, इनके बीच की दूरी दे रखी 2 से ही 1/2 मीटर, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी कितनी लंबाई की आवश्यकता होती है? मतलब टोटल हमें अगर जो लकड़ी के डंडे बनाने हैं, ये तो डंडों में पूछ रहा है वो, देखो डंडों में, ये नहीं पूछ रहा इधर साइड में भी जो डंडा लगा हुआ है सिर्फ जो बीच के डंडे हैं हमारे पास, उनकी लंबाई बतानी है हमें। तो अब अगर जो हम ध्यान से देखें तो सबसे लास्ट से और सबसे शुरू वाले के बीच में इनकी दूरी जो है 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी ये तो सेंटीमीटर में दे रखी है, और यहाँ पर जो लास्ट दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो पहले हम यूनिट को एक सी बनाएंगे। हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीन चीज़ें सेंटीमीटर में, एक मीटर में, तो हमें आसान क्या लग रहा है कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे कॉपी में, हम भी ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गई हमारी सीढ़ी, ठीक है। सबसे जो नीचे वाला डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है, नहीं बेटा, ये 45 सेंटीमीटर का है। उसके बाद जो है ये इससे कम डिस्टेंस उसका होगा, मतलब लंबाई का, ये इससे कम लंबाई का होगा। और सबसे ऊपर वाला डंडा जो है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले की और सबसे ऊपर वाले की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 2 से ही 1/2 मीटर। पहले तो सबसे पहला काम क्या है भाई, हम इसे ही चेंज करेंगे, और इन दोनों के डंडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, हर एक के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जो ये टोटल डिस्टेंस दे रखी इसे चेंज करेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया हमने बीच में। तो सबसे निचले और ऊपर वाले डंडों के बीच की दूरी, ठीक है, वो कितनी दे रखी है हमें? दूरी दे रखी है हमारे 2 से ही 1/2 मीटर। पहले से सिंपल फॉर्म में करेंगे, 2⁴ और +1 ये कितना हो जाएगा 5/2 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 5/2 इंटू मीटर की जगह लिख देंगे हम 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर होगा, एक की जगह हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 यानी 50, 5 किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पंजे 25, 250 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 250 सेंटीमीटर है। और सबके बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है? 25-25 की। तो अगर जो हम इसका वो निकाले कि टोटल डंडे कितने हैं, डंडों की संख्या, तो यहाँ पर हमें संकेत भी दे रखा है, लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं मिलेगा आपको। तो डंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? देखो जैसे कोई एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है और ये रस्सी है 10 मीटर लंबी, तुमने इसके 2-2 मीटर के भाग कर दिए, तो तुम्हारे पास कितने भाग होंगे, कैसे निकालोगे? तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 10 को, तो आप यहाँ पे तो सीधे से बता सकते हो कि 2-2 मीटर के भाग करें तो हमारे पास जो है 5 भाग हो जाएंगे। अब ये 5 आया कैसे? हमारे पास 10 और 2 है, तो आपके पास 5 आया कैसे? आपने जो टोटल रस्सी थी उसको एक भाग के उससे डिवाइड कर दिया, यानी 2 पंजे 10, 5 भाग आ गए हमारे पास, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक लास्ट वाले डंडे से शुरू वाले डंडे के बीच 250 सेंटीमीटर है, और 25-25 सेंटीमीटर का वो कट करते हुए जा रहे हैं हम, 25-25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा है यानी 250 सेंटीमीटर को, उससे हम जो है एक भाग से डिवाइड कर देंगे। एक भाग क्या है? 25। इससे काटेंगे 25 ही कम 25 यानी 10 आ गए, 10 डंडे।
लेकिन इसमें एक लॉजिक है। देखो यहाँ पर जो है, जो हमने यहाँ पर बनाया था वो शुरू से लेके लास्ट तक वाला देखा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमने डिस्टेंस जो है हमारी पहले डंडे से लास्ट वाले डंडे के बीच में दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक जो गिना जाएगा ना वो यहाँ पे गिना जाएगा एक, फिर दो। हमने पहला डंडा काउंट ही नहीं करा, ये वाला जो डंडा है ना ये हमने काउंट ही नहीं करा। तो इस डंडे को काउंट करने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, यानी टोटल डंडों की संख्या हो जाएगी 11। समझ में आई बात? क्योंकि हमने यहाँ से गिराया तो डिस्टेंस कहाँ से आएगी, 1 2 3 इस तरीके से चले जाएगा और ये आएंगे 10। लेकिन जबकि हमारा एक डंडा पहले है, अगर डिस्टेंस हमारी यहाँ से होती ज़मीन से तो हमारा ये सवाल सही होता है कि 10 ही डंडे आते हैं। लेकिन डिस्टेंस हमें पहले डंडे से आखिरी डंडे वाली दे रखी है, तो इसलिए हमें एक डंडा और जोड़ना पड़ेगा और डंडों की संख्या आ गई 11, यानी ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब हमारे पास जो है सवाल सिंपल हो गया एकदम। अब देखो करना क्या है इसमें हमें, तो इसमें आगे क्या करना है, देखो कि हमारे जो पहला डंडा है वो 45 है और हमें सवाल में खुद ने ही कहा है कि उसकी जो है लंबाई जो है ना वो एक समान रूप से घटती जाती है। तो निचले डंडे की लंबाई 45 और सबसे ऊपर वाले की 25 है, यानी शुरुआत तो 45 से हुई लेकिन वो घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है और लास्ट में जाके 25 सेंटीमीटर पे रुका। और एक बात और कही कि बराबर दूरी पे घटता जा रहा है। अब हमें जो है टोटल लकड़ी निकालनी, लकड़ी मतलब जितनी लकड़ी पहले डंडे में लगी प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, यानी अगर हम इन सबका ऐड कर दें, सभी को जोड़ दें 11 के 11 डंडों की लंबाइयों को, यानी जैसे 45 आई है फिर उससे अगले कम आएगी ये फिर 25 तक हमने इसे जोड़ दें, तो हमें जो है टोटल लंबाई पता चल जाएगी कितने डंडों, इसमें जो सीढ़ी लग रही है उसमें कितनी लकड़ी लगेगी। तो लकड़ी की लंबाई, अब देखो इसमें पहला पद दे रखा है, हमें पहला पद हो गया कितना हमारा 45, लेकिन डी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी और हमें आखिरी पद भी दे रखा है यानी ए एन बराबर कितना दे रखा है 25, यानी ए एन यानी A11 दे रखा है तुम्हें, A11 25, क्योंकि एन की वैल्यू हम निकाल चुके 11 पद है। तो अगर जो हम इन 11 के 11 डंडों की लंबाई को जोड़ दे, यानी अगर हम S11 निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जो है फार्मूला लगा देंगे, S11 निकालना है हमें, ए भी पता है और ए एन भी पता है। देखो डी के चक्कर में अगर तुम पड़ गए तो समझ लो कॉन्फ्यूजन में आ जाओगे कि सवाल कैसा हो गया। आपको जो है यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। अगर डी के चक्कर में पड़ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि डी कहाँ से आएगा। डी की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने, मतलब वो कितनी उसमें घट रहा है। उसने कहा एक समान उससे घट रहा है, यानी ए पी बन रही है, एक समान उससे घटता जा रहा है। मतलब जितनी दूसरे मतलब 0.1 सेंटीमीटर से घट रहा है तो अगली बार में ही 1 घटेगा, उससे अगले डंडा 1 सेंटीमीटर और छोटा हो जाएगा, उससे अगला डंडा 1 सेंटीमीटर और छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो है हमें S11 निकालना, n की जगह पे लगा देंगे हम 11। तो यही फार्मूला लगाओगे तो इजीली सवाल हो जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। n की जगह पे क्या हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45 प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास है 25। शुरुआत यहाँ से करी और लास्ट में पहुँच गया 25 पे, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू, इसे 45 और 25 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 10 का सिफर हासिल लगे 4 4 2 6 और 1 7, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब 11 की 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5 हिस्से लगे 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, यानी 385 सेंटीमीटर जो है हमें लक्कड़ की ज़रूरत पड़ेगी इस सीढ़ी को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमें जो है इसमें बस लॉजिक जो है, पहले जो हमारे 1 मीटर में है बाकी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि पहले वाले डंडे से आखिरी वाले डंडे तक के बीच में कितनी दूरी हो रही है। और डंडों की संख्या निकालने के लिए हमें जो है पहले और लास्ट वाले के डंडे के बीच की संख्या निकालनी है। तो हमने जितनी डिस्टेंस थी उसे 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब +1 क्यों करा है, क्योंकि डिस्टेंस हमें 0 से नहीं दे रखी, हमें 1 से दे रखी है, यानी पहला वाला डंडा हमारा इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो पहले वाले डंडे के लिए हमने 1 ऐड कर दिया। तो n की बराबर आ गया, n की वैल्यू आ गई 11, यानी हमारे पास 11 डंडे हैं इस सीढ़ी में। और सीरीज जो बन रही होगी मतलब पहले डंडा 45 का है, उसमें से कुछ कम हुआ, उसमें से कुछ कम हुआ, सब में से समान दूरी से कम होता जा रहा है, तो हमने कुछ कम नहीं करके दिखाया, हमें डी की वैल्यू निकालनी ही नहीं है। ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू यानी आखिरी पद दे रखा है हमें, और हमें S11 निकालना है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला यही लगाना है। अगर आप डी के चक्कर में पड़ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे डी की वैल्यू कैसे निकालें। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाने लगे एस एन का कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, उससे भी हो जाएगा। वैसे पहले जो है आप ए एन की हेल्प से जो है डी की वैल्यू निकालोगे, उससे लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा,
उसमें कैसे हो जाएगा कि ए एन बराबर हमें दे रखा है 25, तो यहाँ से अब पहले डी की वैल्यू निकालेंगे कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 25। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 माइनस वन इंटू डी बराबर 25। तो 45 प्लस 11 में से 10 एक गया तो बचा 10 डी बराबर 25। तो 10 डी बराबर हो जाएगा 25, 45 हो जाएगा तो माइनस का 45, यानी 10 डी बराबर बचा कितना माइनस के 25, और डी बराबर हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2.5। तो पहले आप डी निकालोगे और डी निकालने के बाद फिर ये वाले फार्मूले में रखोगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर हमें पहला और आखिरी पद दे रखा है, तो हम जो है सिंपल ये 11 पदों के योग के लिए, n पदों के योग के लिए कि ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर वो पूछता कि आपका जो है सीढ़ी डंडे कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस से घटते जा रहे हैं, तो फिर हमें डी की निकालने की जरूरत पड़ती। यहाँ पर हमसे कहा ही नहीं गया, तो हम जो है डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते थे और हमने यूज़ किया भी। और ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन रह गए हैं अब इसके, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी के दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कल कराता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू।